नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान की अगली कड़ी में जो भारतीय संविधान का जो भाग फर्स्ट है उसके बारे में तथा अनुच्छेद 1 से 4 का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद फर्स्ट की। इसमें जो हमारे संघ का नाम है और जो हमारे राज्य क्षेत्र है उनके बारे में बताया गया है कि भारतीय राज्य में कौन कौन से क्षेत्र हैं या कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, उनके नाम वगैरह के बारे में इसी में बताया गया है। इसमें इसमें भारत को, अगर भारतीय संघ के नाम की बात करें तो वह है इंडिया यानी भारत। ये दो नाम इसमें प्रयोग में लाए गए हैं संघ के नाम के लिए, इंडिया और भारत, और इसे राज्यों का संघ कहा गया है। इस अनुच्छेद में दो बातें साफ साफ कही गई है कि भाई एक तो पहले देश के नाम तो है वो इंडिया और इंडिया यानी भारत, और दूसरी है वो राज पद्धति का प्रकार। हमारे देश में सभी स्थानों पर संघ शब्द का उपयोग किया गया है। इसमें फेडरल शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि क्या जो भारतीय संविधान है उसमें फेडरल शब्द का कहीं प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है। तो हमें आज क्लियर कर दें कि भाई फेडरल शब्द का कहीं भी यूज नहीं किया गया है, सिर्फ संघ शब्द का ही यूज किया गया है। फेडरल में क्या होता है कि जो राज्य होते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, उनके पास ज़्यादा पावर होती है, जबकि जो संघ शब्द है या यूनियन है जो, उसमें हमेशा केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है। जो हमारे संविधान निर्माता साहब थे जो भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने ये भारतीय संविधान के लिए दोनों शब्दों का यूज लिया गया, फेडरल भी यूज में लिया है और यूनियन भी। अंबेडकर साहब जी ने कहा कि भाई जो हमारा जो शांति काल होगा, मतलब कोई युद्ध या कोई बाह्य आक्रमण नहीं होगा, जब सब कुछ प्रॉपर तरीके से हमारे देश में सब कुछ सही तरीके से चल रहा होगा, तब तो यह है फेडरल। क्योंकि इसमें जो राज्य और जो केंद्र हैं उनके मध्य शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उसके आधार पर सभी अपने अपने स्वतंत्र है। राज्य भी अपनी जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वहाँ उन तक उनको संविधान विधि बनाने का अधिकार है और उसके लिए स्वतंत्र है इसके लिए, ठीक है। लेकिन वहीं अम्बेडकर साहब जी कहते हैं कि जब आपातकाल लागू होगा देश में कहीं पर भी, तो ये फेडरल ना रह के यूनियन बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यूनियन का मतलब ये होता है कि भाई जब आपातकाल देश में लागू होगा तो राज्य के जितने विषय जिनमें राज्य की जो कार्यपालिका विधि बना सकती थी या कानून बना सकती थी, वो सब किस में समाहित, अब वो सभी अब संघ में सम्मिलित हो जाएंगे। मतलब राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो संघ को प्राप्त हो जाएगी। भारतीय संविधान में यूनियन और फेडरल दोनों ही शब्दों की विशेषता है, इसलिए इसे क्वासी फेडरल या हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ परिसंघीय शब्द का यूज किया गया है भारतीय संविधान के लिए। लेकिन ये संविधान में कहीं भी नहीं है, जो कुछ विद्वान है ऐसे बोल देते हैं हम। बाकी हमारा जो संविधान है प्रॉपर, उसमें सिर्फ हमारे लिए संघ शब्द का यूज किया गया है। जो अनुच्छेद फर्स्ट है उसमें भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। अब विनाशी राज्यों क्यों कहा गया, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों कहा गया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई जो संसद है हमारे देश की, उसको ये अधिकार है कि वो हमारे जो राज्य हैं उनमें से किसी का नाम चेंज कर सकती है, उनके जो क्षेत्र और उनकी जो सीमा है उन्हें परिवर्तन कर सकती है। क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का मतलब है कि भाई एक राज्य को पुनर्गठन कर दो राज्य बना सकती है। जैसे भी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 2019 को, और जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख दो राज्य बना दिए गए, दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि भाई संसद कोई पावर है कि भाई दो राज्य है उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनके जो क्षेत्र है या उनकी सीमा है उसमें परिवर्तन कर सकती है, उसको शक्ति दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा भाई कि जो भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें कौन कौन शामिल हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो भाई सभी राज्य जो भी वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं वो सभी इसमें सम्मिलित है। पहले 29 थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन हो चुका है तो अब 28 राज्य रह चुके हैं, और ये केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरी है उसके रूप में भी
सूचीबद्ध हो चुके हैं। दूसरा है भाई सभी केंद्र शासित प्रदेश, तो ये 8 है। वैसे होना तो 9 चाहिए था, लेकिन ये जो दादर और नागर हवेली प्लस ये जो दमन दीव था, इनका विलय कर दिया गया 26 जनवरी 2020 से। अब ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले ये दोनों अलग अलग थे, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। तीसरा है वो है अन्य अधिकृत क्षेत्र। अभी हम अनुच्छेद 1 ही पढ़ रहे हैं। अन्य अधिकृत क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है भाई, कोई नया क्षेत्र है, उसे किसी दूसरे देश से हमने लिया है, उसकी भाई इसके लिए चाहे अमेंडमेंट हुआ हो कोई, या फिर समझौता या कोई संधि के फलस्वरूप हमने लिया है कोई क्षेत्र जो दूसरे देश से हमने ग्रहण किया हो। अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद 2 को। तो अनुच्छेद 2 ये बोलता है कि जो नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का भारत में प्रवेश में गठन से संबंधित है। कुल मिला के ये कहा जाए कि भाई संसद को ये अधिकार दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। ठीक है, इसमें सीधी सीधी ये बात समझ लो कि भाई अगर हमें किसी भी अन्य देश से उस देश का कोई हिस्सा या उस देश का कोई क्षेत्र हमें भारत में शामिल करना है, तो हमें अनुच्छेद 2 का सहारा लेना पड़ेगा, और वो काम अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, जैसे इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि यह है भारत से बाहर के राज्यों के लिए है। मतलब कोई दूसरा देश है, उसका अगर किसी भूभाग को हमें अधिकृत करना है, भारत की सीमा क्षेत्र में मिलाना है, तो उसके लिए हमें अनुच्छेद 2 को उपयोग में लाना पड़ेगा। अगला वो है राज्य भाई, नए राज्य के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 3 में कहा गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि भाई जो हमारे राज्य हैं, 28 राज्य बताए गए हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य जो हैं वर्तमान में, उनमें से हमें उनके किसी भी भाग को तोड़ के कोई नया राज्य बनाना हो, या उनका नाम बदलना हो, हमें राज्य का नाम बदलना हो किसी भी राज्य का, या उनकी सीमा परिवर्तन करना हो, तो हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। सीधी सी बात ये है भाई, अगर किसी दूसरे देश से हम कोई भूभाग ले रहे हैं, कोई भूआबादित क्षेत्र ले रहे हैं हमारे देश में, तो उसके लिए हमें अनुच्छेद 2 चाहिए। और अगर हमारे देश के जो 28 राज्य हैं हमारे देश में, उनको तोड़कर उनमें से किसी से कोई नया राज्य बनाना है, या किसी राज्य का नाम चेंज करना है, या किसी राज्य की सीमा को बदलना है, तो हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग लेंगे। और जो नया राज्य गठन होगा उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके बारे में भी अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि भाई कोई नया राज्य गठन करना तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि जो भी किसी नए राज्य के गठन का जो प्रावधान होगा वो राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाएगा। राष्ट्रपति साहब इस क्या करेंगे, जो नए राज्य गठन का प्रस्ताव है, जिस राज्य को तोड़ के या जिस विधानसभा क्षेत्र को जिस राज्य को तोड़ के नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है उस राज्य को भेजेंगे। मान लो कि राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है और हमें इसको 2 भागों में बांट के एक नया राज्य बनाना, राजस्थान से अलग कोई, तो संसद बना सकती है। लेकिन और ये राष्ट्रपति की पहले आज्ञा मंजूरी ली जाएगी भाई कि हाँ राजस्थान को तोड़ना है और इसको 2 भागों में बांट के एक नया राज्य बनाना है। तो इसका जो प्रस्ताव है राष्ट्रपति साहब हमारे राजस्थान की जो विधानसभा है इसको भेजेंगे, इसका मत जानने के लिए भाई आपका क्या मत है क्या नहीं है। ठीक है, भेजेंगे। लेकिन विधानसभाओं को जो मत होता है या विधानमंडलों को जो मत होता है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि राज्य जो विधानसभा है वो उसके लिए सहमति देगी, नहीं भाई कि आप हमारे राज्य को तोड़ के 2 राज्य बना लीजिए, या हमारे राज्य को ना तोड़ा जाए, सिर्फ एक ही राज्य रखा जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो आपको किसी शादी में जीवने का इन्विटेशन मिला हो खाना खाने का, आप वहाँ चले गए, आपकी पसंद की कोई चीज़ नहीं थी वहाँ खाने के लिए, तो सामने वाला आदमी ये थोड़ा पूछेगा आपसे भाई कि आपको क्या खाना क्या नहीं खाना। वो तो कहेगा भाई ये सामान बनाओ, ये आइटम ये वैरायटी हम मौजूद हैं, आपको खाना तो खाओ, नहीं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आप खाते हो या नहीं खाते हो। तो वही बात है भाई कि विधानमंडल की सहमति और असहमति से राष्ट्रपति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता या संसद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राज्य तो बन के रहेगा तो बन के रहेगा, सीधी सी बात है। ये हमने पहले पढ़ लिया कि भाई नए राज्य के गठन का विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, ये तो सही है। ऐसा जो प्रस्ताव है वो संसद में हमारे 2 मंडल हैं, राज्यसभा और लोकसभा,
ये किसी मंडल में ऐसा प्रस्ताव रखा जा सकता है भाई। ठीक है। और संसद के दोनों सदन है, जैसे राज्यसभा लोकसभा, इन दोनों से उसे साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी है। यहाँ ये याद रखने वाली बात है भाई, जब भी नए राज्यों का गठन होगा तो जो संसद के दोनों सदन हैं, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, उसमें साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, सिर्फ साधारण बहुमत की बात कर रहे हैं। और अगर मान लो दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। ठीक है ना। मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया हो, तो विधेयक वहीं ख़त्म हो जाएगा। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। और राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। पुनर्विचार का मतलब है कि भाई दोनों सदनों ने पास करके राष्ट्रपति पास भेजा हो और फिर राष्ट्रपति से एक बार बोले कि नहीं आप देख लो इसमें थोड़ी कमियां हैं या कुछ कमियां रह गई तो आप इसे पूर्ति करो और दोबारा हमारे पास भेजो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से रखा जाता है सदन में, तो इसलिए राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। अगर दोनों सदनों से ये नए राज्य गठन का प्रस्ताव पारित हो गया है राज्यसभा और लोकसभा से साधारण बहुमत से, तो राष्ट्रपति को इस पर आज्ञा देनी राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही पड़ेगी। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 है वो ये बोलता है कि जो पहली व चौथी अनुसूची में जो भी कोई परिवर्तन होता है उसे हम संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। सीधा सा बात है कि भाई अगर पहले अनुसूची में आपको पता ही है भाई, भारत के जो संघ व राज्य क्षेत्र हैं जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 के लिए को लेकर, और जो चौथी अनुसूची है उसमें जो राज्यसभा में सदन में जो राज्यसभा सीटों का जो निर्धारण किया गया है, बंटवारा किया गया है, अगर इनमें कोई परिवर्तन होता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण कुछ विवाद हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बेरुवाड़ी विवाद 1960 में। इसमें भाई साहब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र कोई भी भाग संविधान संशोधन के बिना किसी अन्य देश को नहीं दिया जा सकता। पहले तो ये कह दिया भाई। ठीक है। उसी के तहत फिर संविधान में 9वां संशोधन हुआ था 1960 में, और जो बेरुवाड़ी क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। ठीक है। 1969 में फिर उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिया इस मामले में कि भाई अगर सामान्य सीमा विवाद है, अगर उसको हल करना है तो उसको हल करने के लिए कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मंत्रिमंडल है इसे अपने फैसलों से भी हल कर सकती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ इसमें यह भी कह दिया कि जो कोई भारत का राज्य क्षेत्र है, भूभाग है, उसकी सती नहीं होनी चाहिए। यहाँ सती होने का सीधा मतलब यही है कि भाई कि जो भारत का राज्य क्षेत्र का कोई, हाँ हम दूसरे देश से अगर कोई हिस्सा लेना चाहें तो इसके लिए हमें संविधान में संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे देश का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना चाहें तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, मतलब संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। तभी तो हमने जो भाई बांग्लादेश को भारत के 111 क्षेत्र दिए थे और बांग्लादेश से 51 क्षेत्र भारत ने लिया था, तो हमने अमेंडमेंट किया था, संविधान में संशोधन किया था और 100वां विधेयक इसके लिए लाया गया था 2015 में। अब हम थोड़े भारतीय एकीकरण के बारे में देख लेते हैं भाई, कि भाई जो कुछ रियासतें जो बच गई थी भारत के स्वतंत्र आज़ाद होने के समय, वो जो उनको बाद में भारतीय राज्य या भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था, उनके बारे में कुछ रियासतें बच गई। जैसे एक जूनागढ़ है, हमारे जम्मू कश्मीर है, हैदराबाद है, और भी कुछ रियासत ऐसी थी जो भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भारत में सम्मिलित नहीं हुई। उसके बाद में उन्हें या तो सैनिक कार्रवाई के जरिए या फिर जनमत संग्रह के द्वारा उनको भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर को। तो जो इसका विलय है वो 26 अक्टूबर 1947 को इसका भारत में विलय किया गया था। जो इसके शासक थे हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि जो पाकिस्तानी जो आर्मी थी वो जम्मू कश्मीर कब्जा करने के लिए जम्मू कश्मीर उन्होंने आक्रमण कर दिया था। तो हरि सिंह डर के कारण इन्होंने जो भारत के साथ इन्होंने संधि पत्र पे या विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगली है जूनागढ़ रियासत। यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया, वही लोगों से राय पूछी गई
और इसे लोगों की राय के आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर फरवरी 1948 को भारत में इसका विलय कर लिया गया। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, जैसे आप देख सकते हैं इसमें। ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था नवंबर 1948। ठीक है। अब हम देखते हैं 1961 में जो गोवा, दमन व दीव थी, उनको पुर्तगाली से मुक्त कराया गया। और फिर एक 10वां संशोधन किया गया संविधान में 1961 में। और जो दादर व नगर हवेली थी, उनका भारत में विलय किया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 12वां संविधान में संशोधन हुआ 1962 में। इसके थ्रू जो गोवा व दमन व दीव को भारत में विलय किया गया और इन्हें भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14वां संविधान संशोधन हुआ। इसके थ्रू जो चंद्रनगर था उसे तो पश्चिम बंगाल मिला दिया गया, और जो पुडुचेरी, यानम, करेकाल और माहे थे, इनको मिलाकर पुडुचेरी के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम के लिए दो बार संविधान संशोधन हुआ, क्योंकि ये पहले भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। ठीक है। पहला जो संशोधन था वो 1974 में हुआ, 35वां। इसके थ्रू सिक्किम को एक सहायक राज्य बनाया गया। ठीक है। बाद में आगे चल के इसमें जनमत संग्रह कराया गया, और सिक्किमी जनता ने वही कहा कि हम तो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। इस आधार पर फिर 36वां संविधान में संशोधन हुआ 1975 में, और सिक्किम को पूरी तरह से भारत में विलय कर लिया गया। एक बार ये 10वां संविधान संशोधन और ये 12वां संविधान संशोधन एक बार फिर से देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। दादर व नगर हवेली का भारत में विलय 10वें करने के लिए 10वां संशोधन हुआ था संविधान में। गोवा, दमन व दीव का विलय करने के लिए 12वां संशोधन हुआ था संविधान में। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट नीचे राय में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।